वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। आई होप जो पीछे वाले वीडियोस आपके पास न्यूटन के थर्ड लॉ तक आए हैं और सम बेसिक्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम हमने करे हैं वो सब आपने देख लिए होंगे। और आज हम इसके आगे एक और टर्म पर चलते हैं जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं। फ्रिक्शन क्या है? हम बिल्कुल अगर एक देसी भाषा में बात करें तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो दो सरफेसेस के बीच में लगती है और उसका शुरुआत तभी होती है जब एक सरफेस दूसरे के ऊपर चलना शुरू करता है। मतलब रिलेटिव मोशन जब होती है तभी हमारे पास फ्रिक्शन की शुरुआत है। ये पहली बात है। दूसरी चीज, आइए थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन को हम समझें। फ्रिक्शन इज द फोर्स डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और अटेम्प्टेड मोशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो फ्रिक्शन हमेशा जो मोशन की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट या जिधर मोशन शुरू होने वाली है, अटेम्प्टेड मोशन। कई बार इसको हम इंपेंडिंग मोशन भी कहते हैं कि इंपेंडिंग मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। इंपेंडिंग मतलब जहां पर बॉडी अब चलने के लिए शुरुआत होने वाली है उसको हम कहते हैं इंपेंडिंग मोशन। तो उसके ऊपर ये चलने का काम करता है। अब फ्रिक्शन के चार लॉज हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है आपके काम का स्कूल्स एग्जामिनेशंस में, थ्योरेटिकल पार्ट। पहली बात देखिए, फर्स्ट पार्ट है फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जिन दो सरफेसेस के बीच में बात हो रही है उसी पर यह डिपेंड करता है। Frictional force acts parallel to the surfaces in contact and its direction is opposite to the motion. यहां पर मोशन के साथ एक और वर्ड आना चाहिए, इंपेंडिंग मोशन या अटेम्प्टेड मोशन। मतलब जिधर बॉडी चलने वाली है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन काम करता है। फिर आता है फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड नहीं करती है और मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पर ही डिपेंड करती है। जहां पर आपको फ्रिक्शन कई बार कम करना होता है, आप या तो नॉर्मल रिएक्शन को कम करते हैं या उन सरफेसेस के बीच में बदलाव ले आते हैं। और बदलाव के लिए मतलब क्या, दो सरफेसेस के बीच में आप कुछ ल्यूब्रिकेंट डाल दीजिए जिसकी वजह से दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट न हो, सॉलिड सरफेसेस के बीच में। इस टाइप की चीजें होती हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली आपने देखा होगा जब हम मशीन ऑयल यूज करते हैं, जहां जहां फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रिक्शन को क्या खत्म कर दिया जाए, फ्रिक्शन साथ में बहुत महत्वपूर्ण भी है। फ्रिक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रिक्शन की मदद से ही आप सड़क पर अपनी गाड़ी को चला पाते हैं। यदि फ्रिक्शन ना हो, जिस प्रकार से आप सोच सकते हैं, अगर बालू के ऊपर आपकी गाड़ी आप चला दें उसको तो पहिया घूमता रहेगा, गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो फ्रिक्शन होना भी जरूरी है। तो इसलिए कहा जाता है फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। एक गलत चीज है एविल, आप समझते हैं, पाप को कहते हैं, गलत चीज को कहते हैं। तो फ्रिक्शन नेसेसरी है क्योंकि उसके बिना बहुत से काम आपके रुक जाएंगे। तो फ्रिक्शन जरूरी भी है, लेकिन हाँ, फ्रिक्शन का कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, कुछ उसको हम समझेंगे अब थोड़ी देर में। आइए, अब फ्रिक्शन तीन प्रकार का है। सबसे पहले प्रकार का है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है जब बॉडी अभी चली नहीं है। जहां पर वर्ड आया ना अटेम्प्टेड मोशन या इंपेंडिंग मोशन, वो सारे हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन के हैं, क्योंकि वहां पर अभी बॉडी चली नहीं है। और दूसरा इसने कहा दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग टिल अ मैक्सिमम वैल्यू टर्म्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है ये अपने आप को एडजस्ट करती है लगाई हुई फोर्स के लिहाज से एक फाइनल वैल्यू तक। एक फाइनल वैल्यू जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, वहां तक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को बदलती है जब तक नहीं चलती। इसको अब थोड़ा सा अभी आप रुकेंगे, इस अगले डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसा कि नाम बता रहा है, काइनेटिक माने बॉडी ने चलना शुरू कर दिया, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसका नाम काइनेटिक फ्रिक्शन होता है।
या आपके रोजमर्रा का एक्सपीरियंस रहा होगा, अगर आप किसी बॉडी को, किसी चीज को चलाना चाहते हैं जो रुकी हुई है, तो रुकी हुई चीज को चलाना और एक बॉडी जो चलनी शुरू हो कर दी उसको सिर्फ चलाए रखना, तो चलाए रखने में आपको कम ताकत लगती है, पहली बार बॉडी को चलाने में ज्यादा ताकत लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि शुरू में चलाने में स्टैटिक फ्रिक्शन है और बाद में एक बार अगर बॉडी चलना शुरू होगी तो उसको चलाए रखने के लिए हमें जो फ्रिक्शन चाहिए उसका नाम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। और रोलिंग फ्रिक्शन एक बॉडी के रोल करने पर होता है, उसके लिए सर्कुलर ट्रैक होता है, सर्कुलर पाथ होता है, माने जो टायर पर लगता है, जो पहिए पर लगता है, ये सबसे कम होता है। और ये तीनों फ्रिक्शन के जो कोएफिशिएंट हैं उनको हम म्यू से डिनोट करते हैं। सो म्यू एस माने म्यू स्टैटिक, म्यू के माने म्यू काइनेटिक, म्यू आर माने म्यू रोलिंग। सो रोलिंग सबसे कम है, स्टैटिक सबसे ज्यादा है, तो आप उसको ले सकते हैं, और रोलिंग सबसे लीस्ट है। इनकी ये वैल्यू रहती है म्यू एस, म्यू के, म्यू आर। आइए थोड़ा सा हम फ्रिक्शन को पहली बार समझते हैं। देखिए होता क्या है, आप जानते हैं कोई भी सरफेस एटम्स या मॉलिक्यूल से बना होता है। मॉलिक्यूल अपने आप में स्फेरिकल होते हैं लगभग। अब अगर आपको कुछ स्फेरिकल माने गोलाकार बॉल दे दी जाए, सेब दे दिए जाए, संतरे दे दिए जाए, 1000 संतरे दे दिए आपको, 1000 सेब दे दिए, और कहा जाए कि इसके ऊपर की सरफेस प्लेन करने की कोशिश कीजिए, आप जानते हैं 100%, 100% प्लेन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 4 सेबों के बीच में, 4 संतरों के बीच में एक जगह बीच की खाली बचेगी। ऐसे ही जितनी बार आप 4-4 लगाएंगे बीच में थोड़ी थोड़ी जगह खाली बचती जाएगी। जो हमारी अंडे की ट्रे होती है, एग की जो ट्रे होती है, वो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। एक के ऊपर एक रखते हैं ना आप, उसमें देखिए खाली जगह बनी होती है। अब होता क्या है, जो एक सरफेस कोई भी होता है वो सरफेस मॉलिक्यूलर लेवल पे इसी प्रकार का है। अब जब दूसरा सरफेस उस पर आके टकराता है तो उनके जो गड्ढे होते हैं उनमें वो सरफेस आके भर जाता है, क्योंकि दूसरा सरफेस भी इसी प्रकार का है, उसमें भी कुछ गड्ढे हैं, कुछ उभरा हुआ स्थान है। तो अब क्या होता है, गड्ढे और उभरे हुए स्थान को देख करके जब फंस जाते हैं गड्ढे में उभरा हुआ स्थान, तो वो जगह फिक्स हो जाती है। अब यदि आपको एक सरफेस को जिसमें गड्ढे हैं, जिसमें उभरा हुआ सामान आके फंस चुका है, सरफेस फंस चुका है, उसमें यदि आपको निकालना है तो आपका पहला काम है उस उभरे वाले हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाया जाए ताकि वो गड्ढे से बाहर निकल जाए, फिर आप उसको चला करके और बाहर निकाल सकते हैं। जिस प्रकार आप समझ सकते हैं कंघी के एक दांते में दूसरा दांता फंस जाए तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंघी को पहले ऊपर करेंगे फिर चल देंगे। तो यही काम, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या है, उसको बाहर निकालना और चलाना, जबकि काइनेटिक का काम है सिर्फ चलाना। अब आप समझ सकते हैं क्यों स्टैटिक ज्यादा है, क्योंकि स्टैटिक में आपकी जितनी ऊर्जा है, जितनी आपकी एनर्जी है, वो 2 जगह काम करेगी। एक, आपको सरफेस को उठाना है ताकि उस जो खांचे हैं या जो भी आप कह लीजिए उससे बाहर निकल आए, और फिर चलाया जाए। तो इसके लिए ये एक फर्क होता है दोनों में, जिससे आप समझ सकते हैं। इसका नाम हमारे पास एक थ्योरी वाइज हम समझा देते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा क्यों है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रिक्शन का बेसिक। आइए अब थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट करते हैं। ये देखिए, ये एक सरफेस है जिसके ऊपर एक बॉडी को रखा गया है। अब आप जानते हैं कि इस बॉडी को जब हमने रख दिया है, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर अभी बनाना चाहें, ये फोर्स लगाने के बाद हमने इसको लगाया, और अभी ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है अभी बॉडी चलनी शुरू नहीं हुई, अभी बॉडी चलनी शुरू नहीं हुई। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। नीचे आपको मालूम है वेट लगेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब राइट साइड पे ये फोर्स लग रही है। अब ध्यान दिया, अब क्योंकि बॉडी चलनी शुरू नहीं करी है, लेकिन जो डायग्राम अभी आपको सामने नजर आ रहा है उस डायग्राम में राइट साइड पर कुछ फोर्स है, और अगर लेफ्ट पर कोई फोर्स नहीं है तो बॉडी
को राइट चलना चाहिए, पर मैंने आपको कहा अभी हम लोगों ने बॉडी को चलाया नहीं है, हमने फोर्स लगाई है लेकिन बॉडी चलना शुरू नहीं हुई है। इसी को आप अटेम्प्टेड मोशन या इम्पेंडिंग मोशन कहते हैं, अभी चलना शुरू नहीं किया। उस केस में अब फ्री बॉडी डायग्राम के लिहाज से क्योंकि बॉडी चल नहीं रही है, इसके लिए इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल में भी लगने वाली नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। इसका मतलब जितनी राइट साइड फोर्स लग रही है उतनी ही लेफ्ट में भी लगनी चाहिए, और उस फोर्स को हम लोग इस प्रकार दिखाते हैं जिससे आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। देखिएगा जो हमने फ्रिक्शनल फोर्स दिखाई है वो यहां दिखाई है, नीचे सरफेस पर दिखाते हैं। बाकी सारी बॉडीज आप देख सकते हैं फोर्सेज जो है वो बॉडी के सेंटर से गुजर रही है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स हम नीचे सरफेस के पास दिखाया करते हैं। और थोड़ा समझिएगा इस बात को। अब फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग रही है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रही है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट है। जो आप रेड वेक्टर देख रहे हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट है। सवाल दिमाग में ये आ सकता है कि इन दोनों को ही आपने साथ क्यों जोड़ा? तो याद रखिए फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट से होती है और नॉर्मल फोर्स भी कांटेक्ट बनने की वजह से होता है, इसलिए ये दोनों कहलाती हैं कांटेक्ट फोर्स। माने नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल कांटेक्ट फोर्स है और हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट फोर्स है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब देखिए mg इधर फोर्स लगाई थी, नीचे वेट है, F आपने फोर्स लगाया, ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब क्योंकि इस समय तक बॉडी ने चलना शुरू नहीं किया, इसीलिए इसके लेफ्ट साइड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगनी है, जिसको हम Fr कह रहे हैं। अब हमने क्या किया, देखिए नॉर्मल रिएक्शन और रेड वेक्टर कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट, उसके बीच में हमने एंगल बनाना है। तो कांटेक्ट फोर्स नेट क्या बन जाएगी? n स्क्वायर प्लस Fr स्क्वायर, ये दोनों बन गई आपके पास कांटेक्ट फोर्स। मैंने आपको बताया वर्टिकल वाली n है, हॉरिजॉन्टल वाली Fr है। अब हमने क्या किया, इसके बीच के एंगल को देखिए, इसका नाम दे दिया थीटा, और यह कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब स्टेटमेंट समझिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ? एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल के बीच के एंगल का ये नाम है। आइए देखिए, थीटा का नाम एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अब देखिए tan थीटा क्या बन जाएगा? डायग्राम वाइज आप देख सकते हैं Fr अपॉन n बनेगा, इसी का नाम म्यू है, और यही म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो Fr क्या बन गया? म्यू इंटू n। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जब तक बॉडी चल नहीं रही है, तब तक कैपिटल F और Fr दोनों बराबर हैं, इसीलिए F बदलेगा, कैपिटल F बदलेगा तो Fr बदल जाएगा, अब Fr अपने आप में क्या है? म्यू इंटू n। ध्यान दीजिएगा n तो बदल नहीं सकता क्योंकि वो mg के बराबर है, इसलिए म्यू बदलेगा। कब तक? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टिल अ लिमिटिंग वैल्यू, जब ये चलना शुरू करता है तब तक म्यू की वैल्यू हमारी बदलती है। सो जो आपको कहा गया था कि म्यू की वैल्यू लिमिटिंग बदलती क्यों है, इसीलिए बदलती है इंपेंडिंग मोशन चलने तक। अब एक और शब्द को स्टडी करते हैं जिसका नाम है एंगल ऑफ रीपोज। रीपोज किसे कहते हैं? अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस का एंगल धीरे धीरे बढ़ाएं और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर आप कुछ बॉडी रखते हैं, कोई बॉडी रखते हैं, आप रजिस्टर ले लीजिए, रजिस्टर के ऊपर पेन रख दीजिए। अब जब तक हॉरिजॉन्टल पड़ा होगा तब तक पेन गिरने वाला नहीं। अब धीरे धीरे आपने क्या किया, इसका एंगल बढ़ाना शुरू कर दिया। ये देखिए यहां पर शुरू में बॉडी थी हॉरिजॉन्टल और बाद में धीरे धीरे करके आपने एंगल को बढ़ा दिया, और ये जो एंगल आ गया यहां पर, इस एंगल पर हम मान रहे हैं कि बॉडी ने चलना शुरू कर दिया। कौन सी बॉडी ने? अब देखिएगा, जो बॉडी हमने इस पर रखी हुई है, ये ब्लॉक इस पर चलना कब शुरू कर रहा है? इस एंगल पर। अब अगर ये चलना शुरू कर गया तो आप समझ सकते हैं कि इस समय इसके ऊपर नीचे गिरने वाली फोर्स और ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स जो उसे रोक रही है, दोनों बराबर हो गई हैं। आइए इस समय इसका डायग्राम बनाया जाए। ये देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, ये mg है, mg cos थीटा, बल्कि ये mg sin थीटा है,
और फ्रिक्शनल फोर्स जैसे आपको बताया, क्योंकि बॉडी नीचे जाने की कोशिश कर रही है, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, और ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है। अब हमारे पास इन सारी फोर्सेस की वैल्यू हमने रख देनी है। ये mg cos थीटा देखिए, ये mg sin थीटा, ये नॉर्मल है और ये फ्रिक्शनल फोर्स है। अब mg cos थीटा और n तो बराबर है ही हैं, क्योंकि बॉडी उस n और mg cos थीटा की डायरेक्शन में उस प्लेन में मूव नहीं कर सकती है। बच गया mg sin थीटा और म्यू n। इसमें mg sin थीटा बड़ा हो के नीचे गिर सकता है, परंतु हमने वो केस लिया जब दोनों बराबर हैं, तो उस केस में mg sin थीटा और म्यू n बराबर हैं। इस समय थीटा ये कौन सा है? यही थीटा एंगल ऑफ रिपोज है। आइए निकालते हैं इसको। n आपके सामने mg cos थीटा हो गया, mg sin थीटा म्यू n के बराबर है, ये हमने देख लिया। बिकॉज बॉडी अभी चलना शुरू जस्ट करी है, हमने बिल्कुल लिमिटिंग केस लिया है, तो आपने दोनों को इक्वेट कर दिया। इससे आपके पास वैल्यू आ गई म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। ये थीटा कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकली म्यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन का tan भी है और म्यू एंगल ऑफ रिपोज का tan भी है। दोनों केसेस में वो वैल्यू म्यू ही आ रही है, समझ रहे हैं आप? तो म्यू की वैल्यू tan थीटा है। अब यहां पर समझिएगा कि हमारे पास अप्लाइड फोर्स जब तक आपके पास बॉडी को चला नहीं रही, मैं बात कर रहा हूं पहले वाले सिस्टम की, इस वाले केस में जब तक इस बॉडी को चलाया नहीं है हमारा म्यू बदल रहा है, लेकिन यहां पर भी जब तक इसको नहीं चलाया म्यू बदल रहा है। क्योंकि हर बार होगा क्या, मान लीजिए अभी आपने थीटा कम करा है, तो mg sin थीटा की वैल्यू है, म्यू एन की एक वैल्यू है, तो म्यू एन हमेशा अपने आप को mg sin थीटा के बराबर कर लेगा। कभी भी म्यू एन की वैल्यू mg sin थीटा से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अगर बड़ी होगी तो इसका क्या मतलब हुआ? फ्रिक्शन की वजह से बॉडी अपने आप ऊपर चलना शुरू कर देगी, जो कि प्रैक्टिकल है नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार बताया, फिजिक्स में हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो कहते हैं, हमारा एक्सपेरिमेंट जो कहता है, उसको हमारे बताए हुए इस चीज से पूरी तरह सेटिस्फाई करना चाहिए जो हम कह रहे हैं। तो आपको पता है कोई बॉडी क्योंकि अपने आप में ऊपर नहीं जा सकती है, इसलिए म्यू एन तब तक, उस समय तक म्यू एन तब तक mg sin थीटा के बराबर ही रहेगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको याद होगा और इससे आप अपना काम कर सकेंगे। तो इसको आप पढ़िए, अपने मित्रों को बताइए। यह फ्रिक्शन का हमारा पहला वीडियो था, इसके बाद अब इसके वीडियो में आगे चलेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।